क्या करती है ये, जैसे ये यहाँ से हमारी महू से निकली जाके कहाँ पे यमुना में मिल गई, तो ये पूरा जो इसका रास्ता है यहाँ से ये पानी जो लेके चली है ना, तो ये क्या कर रही है, ड्रेन कर रही है वाटर को और कहीं जाके डिस्चार्ज कर रही है। तो इस पूरा जो ये सिस्टम बना है, इस सिस्टम का ये पूरा जो रास्ता है इसको हम क्या कहेंगे, ड्रेनेज कहेंगे। किसका? चंबल का। अभी चंबल अकेली है नहीं, चंबल से और भी नदियां आके मिल रही है ना, ये नदियां आके मिली, ये अपना पानी यहाँ पे गिरा, किसमें, चंबल में डिस्चार्ज किया। तो ये पूरा जो सिस्टम बनता है, ये पूरा सिस्टम मिलके क्या ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। ठीक, तो एक तो इसके डेफिनेशन आप लिख लो, क्वेश्चन अगर आता है, अब ज्योग्राफी से जुड़ के आएगा या क्या आएगा हमको ड्रेनेज के, तो ड्रेनेज की डेफिनेशन कि द फ्लो ऑफ वाटर, इंग्लिश वाले पहले लिख लें फिर हिंदी में लिखवा देता हूँ, है ना। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स, the flow of water through well defined channels is known as drainage, and the network of such channels is called a drainage system। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं, है ना, अपवाह कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं से के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं, और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं, है ना। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज, एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम, है ना। अभी ये क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ से चंबल निकाली और ये जो है नदियाँ शिप्रा आके मिल गई, पार्वती मिल गई, ये सब जो है धसान वसन आके इससे बना, सब इससे आके मिल रही है। अभी क्या हो रहा है कि वो जो नदियाँ है उनमें भी जहाँ जैसे बारिश हुई यहाँ पे, तो ये नाले जो है इन नदियों को क्या कर रहे हैं, पानी दे रही है इस तरह से। ये चारों तरफ से जहाँ जहाँ जो जो छोटे छोटे नाले हैं, वो छोटे छोटे नाले जाके उन नदियों से मिल रहे हैं या सीधे चंबल से जाके मिल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक एरिया क्रिएट हो रहा है जो क्या कर रहा है, चंबल को पानी पहुंचा रहा है ना। जो चंबल नदी को पानी पहुंचा रहा है, ये एक स्पेसिफिक एरिया बन रहा है। तो ये जो स्पेसिफिक एरिया है जो वाटर किसको देता है, उन नदियों को, और नदियां फिर ड्रेन करके उसको डिस्चार्ज करती है जहां उनका माउथ होता है वहां पे। तो ये पूरा एरिया क्या कहा जाता है, कैचमेंट एरिया। ठीक, तो अगर आपको कैचमेंट एरिया लिखना है तो उसमें क्या लिखेंगे आप, अ रिवर drains the water from a specific area which is called catchment area of river, है ना। A river drains the water from a specific area which is called its catchment area, मतलब उस रिवर का कैचमेंट एरिया वो कहा जाएगा। तो कैचमेंट एरिया अगर प्रश्न आता है आपके पास, तो आपको क्या लिखना है, एक निश्चित क्षेत्र जिससे जल जो है वो उस नदी तक पहुंचता है ना। तो उस निश्चित क्षेत्र को क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया। तो अब जब हम कैचमेंट एरिया की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, कैचमेंट एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ, कैचमेंट एरिया को हिंदी में कुछ तो कहते हैं, बताओ कौन सा क्षेत्र है। तो ये तीनों में अपवाह तंत्र और कैचमेंट एरिया, इन तीनों में जो अंतर है वो आपको समझ में आया। अपवाह क्या है, ये नदी का जो ये वाला जो रास्ता है या इस नदी का ये रास्ता, तो ये जो नदी का ये वाला रास्ता है ये ड्रेनेज हुआ, है ना। ये पूरा जो सिस्टम बन रहा है ये ड्रेनेज सिस्टम हुआ। यहाँ जो पानी आ रहा है इन सब में आपस में बारिश हुई जिससे भी पानी आया उन तक, वो पानी जो आ रहा है यहाँ पे उसको क्या कहेंगे, जहां जहां से जिस स्पेसिफिक एरिया से पानी आ रहा है उस नदी तंत्र के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसका कैचमेंट एरिया, है ना। तो ये इन तीनों में अंतर है। तो जब हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, ये इन सब नदियों की। हम कैचमेंट एरिया की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जहां जहां से पानी मिल रहा उसकी। और जब हम ड्रेनेज की बात करेंगे तो हम एक स्पेसिफिक रिवर पे चले जाएंगे कि ये वाली स्पेसिफिक रिवर है जिसका ये ड्रेनेज है ना। अब इसके बाद में मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के अपवाह तंत्र है, कितने अपवाह तंत्र है, तो वो हमको देखना है। एक तो
चंबल नदी का अपवाह तंत्र, है ना। ये पूरा जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है मालवा और चंबल की एक साइड, है ना, तो ये चंबल नदी का अपवाह तंत्र है। यहाँ पे क्या क्या होगा, चंबल नदी, है ना, चंबल नदी के साथ में उसकी सहायक नदियां जहां जहां से पानी लेके आ रही है, जहां जहां पानी पहुंचा सकती है, उनके द्वारा सिंचित क्षेत्र वो पूरा। तो चंबल का ये है। सिंध का कहाँ है कैचमेंट एरिया, आपको दिख रहा है ना, सिंध का अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम ये यहाँ पे हमारे कौन से उत्तरी मध्य प्रदेश में। जो सिंध के बाद में बेतवा नदी, है ना, बेतवा के बाद में क्या, केन, तोंस, सोन, सोन के बाद ये नर्मदा का जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ का नदी तंत्र है। चंबल और नर्मदा ये दोनों सबसे बड़े हमारे यहाँ के नदी तंत्र है। इसके बाद में ताप्ती नीचे थोड़ा सा, और थोड़ा सा वेनगंगा। तो ये जो है मैप, ये मैप अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो इसको बनाने का आप, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आता है नदी तंत्र से या नहर सिंचाई से, तो दोनों में आपको क्या करना है, दोनों में आपको ये मैप बनाना पड़ेगा और इसमें बताना, या ये पूछ ले चंबल नदी तंत्र तो हमको ये वाला पूरा एरिया उसमें जो है डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। या सिंध का पूछे तो ये वाला एरिया, बेतवा का पूछे तो ये वाला, है ना। अभी इसमें सबसे ज्यादा पूछने का किससे है, कि ये चंबल का, नर्मदा का। लेकिन हमको क्या है, ये जितने हैं सारे हमको याद रखने हैं। अगर कहीं कुछ क्वेश्चन बनता है तो हमको ये जो है सारे उसके अंदर लिखने पड़ेंगे। एकदम स्पेसिफिक नहीं हो पाओ तो भी हमारे पास क्या है कि एक तो रहता है थोड़ा बहुत आइडिया, पर ये याद कितने रखना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 जितने अपवाह तंत्र है, 10 अपवाह तंत्र का आपको मोटा माटी एरिया पता होना चाहिए। मतलब एकदम स्पेसिफिक न भी पता हो तो आपको ये पता हो, इसमें दो सबसे बड़े जो है चंबल और नर्मदा, इसका एरिया आपको अब इसके बाद में अगला जो है वो क्वेश्चन जो पूछा था कि क्यों मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई, क्योंकि मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं, नदियों का मायका बोलते हैं। यहाँ पे नदियां बहुत सारी है, नदियां बहुत सारी होने के बावजूद यहाँ पे सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है, तो सबसे ज्यादा सिंचाई होती है कुएं और नलकूप से, है ना। तो ऐसा क्यों है कि इतनी नदियां होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे नहर सिंचाई जो है वो इतनी ज्यादा विकसित नहीं हो पाई। तो जब हम देखते हैं, जब हमने कल प्राकृतिक प्रदेश पढ़े थे तो हमने देखा था कि मध्य भारत का पठार जो है उसकी ऊंचाई मालवा के पठार से अलग है, बुंदेलखंड के पठार की ऊंचाई इससे अलग है मालवा से। रीवा पन्ना का पठार जो है वो विंध्यन का भाग है, इसकी इस अवस्थिति और ज्यादा अलग है। अब अगर आप देखने जाओगे ऊंचाई ऊपर नीचे है। बघेलखंड का पठार अलग है, सतपुड़ा का अलग है। तो ये सारे जो प्राकृतिक प्रदेश इतने सारे हैं, तो आप दोनों को जब मिलाओगे हमारे ड्रेनेज सिस्टम को, तो ये क्या हो रहा है, जो मध्य भारत का पठार और मालवा का पठार का एक भाग वो चंबल से मिलके बन रहा है। तो जब चंबल नदी तंत्र की आप बात करोगे तो चंबल से फिर आपको अगली जगह अगर पहुंचाना है कहीं और, तो ग्रेविटी के थ्रू आप अगर नहीं पहुंचा पाए, अब क्या दिक्कत है, हमारे यहाँ पे नर्मदा नदी में तो पानी है, एक नर्मदा के ऊपर जब आप जाओगे तो कुछ नदियां जैसे शिप्रा हुई, खान हुई, ये सूखी पड़ी है। यहाँ पे पानी आपको पहुंचाना है तो नर्मदा तो निचला इलाका है और मालवा ऊपरी इलाका है। अब आपको यहाँ से वहां तक पानी पहुंचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको क्या, पाइपलाइन मोटर वोटर के थ्रू पानी ऊपर चढ़ा के फिर जो है वापस उसको ग्रेविटी के थ्रू इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस वाले जो मैंने आपको तरीका बताया, इसको क्या बोलते हैं, इसको लिफ्ट इरिगेशन बोलते हैं, लिफ्ट सिंचाई परियोजना, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। क्या के निचले इलाके से, है ना, निचले क्षेत्र से ऊपरी क्षेत्र में किसी नदी तंत्र का पानी आपको सिंचाई के लिए पहुंचाना है तो उसको जो है लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के थ्रू पहुंचाते हैं। अब ये हमारे यहाँ हुआ है क्या, तो जो केन बेतवा लिंक है, जैसे केन और बेतवा क्यों जुड़ पाई, ये भी हमको समझ में आएगा कि जो बुंदेलखंड है, ये केन और बेतवा देखें आप, ये बेतवा है और ये केन है, ये बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार, इनकी ऊंचाई लगभग समान है। उसके बावजूद हमको यहाँ पे क्या करना पड़ा, पाइपलाइन के थ्रू जो है एक तरफ ले जाना पड़ा, फिर मोटर से। या इंदौर में जो पानी आ रहा है नर्मदा का, वो कैसे आ रहा है, तो उसके लिए आपने क्या, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो बनाया। आपने नर्मदा का पानी एक जगह तक पहुंचाया, फिर उसको मोटर के थ्रू ऊपर पहुंचाया, वहां से फिर आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। तो अगर आपको लिफ्ट इरिगेशन आता है क्वेश्चन में तो आपको ये बात लिखनी है, लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, निचले क्षेत्र से ऊपरी क्षेत्र में किसी नदी का जल पहुंचाना, किसके थ्रू, तो एक जो है वो आप बांध बनाएंगे, जलाशय बनाएंगे, उस जलाशय से फिर आप उसको ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां पे आप, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो ग्रेविटी के थ्रू होगा, गुरुत्वाकर्षण के थ्रू, लेकिन वहां तक पहुंचाना उस जलाशय तक वो किससे होगा, तो वो लिफ्ट इरिगेशन। तो
तो हमको एग्जाम्पल जो लिखने, अगर मान लो लिफ्ट इरिगेशन आता है आपको एग्जाम्पल लिखने, तो आप इंदौर में या शिप्रा में जो पानी पहुंचा है वो लिख सकते हैं, क्योंकि वो इसी तरह से पहुंचाया है ना। तो हमने क्या किया, नर्मदा को और उसको लिंक तो किया शिप्रा को, लेकिन उसमें तरीका कौन सा अपनाया, लिफ्ट इरिगेशन का, है ना। तो ये नहर सिंचाई के साथ में जो हमारे यहाँ पे दिक्कतें हैं वो क्या है, एक तो उच्चावच बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़, टोपोग्राफी जो है वो ऊंची नीची है, बहुत सारे प्राकृतिक प्रदेशों की उपस्थिति है, और जो पानी है वो किसके पास है, हमारे यहाँ पे नर्मदा के पास। नर्मदा के अलावा बाकी सब क्या है, जो अपनी गर्मियाँ आती है ये सब, तो इसमें सूख जाती है, वो मौसमी नदियाँ हैं। नर्मदा और तापी ऐसी है जो मौसमी नहीं है, जो 12 मासी है, जिसमें थोड़ा बहुत पानी तो रहता है 12 मास, है ना। तो आपको पानी पहुंचाना है तो यहीं से पहुंचाना पड़ेगा, और उसके लिए फिर आपको मेहनत लगेगी, उस मेहनत को बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। ठीक, अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन क्या, अगला जो टॉपिक बनता है वो ये बनता है कि मध्य प्रदेश में नदी तंत्र की, अपवाह तंत्र की क्या विशेषताएं हैं, मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र की विशेषताएं। तो एक तो विशेषताओं में देखें तो क्या विशेषताएं, तो सबसे पहली तो ये है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश में हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, मतलब हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ये दोनों उपस्थित है। कौन कौन कहाँ कहाँ है, तो हम जब बात करें कि ये चंबल, सिंध, बेतवा, टोंक, सोन, केन, ये सब हिमालयन रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम का भाग है ना। और जब हम नर्मदा, तापी, वेनगंगा को देखेंगे तो ये प्रायद्वीपीय का भाग है, पेनिनसुलर का। तो आपको एक बात तो ये कि ये यहाँ पे दोनों तरह की नदियाँ, दूसरा ये सारी जो नदियाँ है हमारी ये पूर्णावस्था में है, मेच्योर स्टेज में है ना। दूसरी विशेषता ये है इसकी, पहली विशेषता है कि यहाँ पे हिमालयी और प्रायद्वीपीय दोनों प्रकार की नदी तंत्र उपस्थित है। दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ की नदियाँ पूर्णावस्था में है, एक निश्चित दिशा में बहती है ना, उनका क्षेत्र और दिशा निश्चित है ना, यू आकार की घाटियां बनाती है। ठीक, तो डायरेक्शन एक ही है, साथ में यू आकार की, इसके कारण बाढ़ जो है वो नहीं आती हमारे यहाँ पे, बाढ़ जैसी चीजें हमारे यहाँ पे नहीं आती, क्योंकि अगर वो अपना रास्ता बदलेगी तो ऐसा होगा कि आपके यहाँ बाढ़ आएगी, वो रास्ता ही नहीं बदल रही है, एक ही उसमें चल रही है, तो हमारे यहाँ पे बाढ़ जैसी आपदाएं जो है वो नहीं आती। इसके बाद में और क्या विशेषता है इनकी, तो ये एक तो नॉन पेरेनियल है ना, ये 12 मासी नहीं है। इस और क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें एक ये कि इसकी अधिकांश नदियां कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व बहती है ना, नहीं, अधिकांश नदियां जो जहाँ, अधिकांश नदियां कैसे पश्चिम से पूर्व बहती है। नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो किधर, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है ना, माही, नर्मदा और, तो इसके लिए जो है हम ये एक डायग्राम है, अब इसमें हम जो है चंबल, अब ये दिख नहीं रहा है, ये जब छोटे में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, है ना, मैं जब शेयर करूंगा तो आप देख लेना। इसमें ये वाला जो एक पूरा इन्होंने ये दिया हुआ है, ये ज्वल द्विभाजक जिसको बोलते हैं, है ना, तो इसमें क्या है, ये बेतवा, चंबल, सिंध, सोन, केन, सोन, ये सारी नदियां आपकी किसकी, कहाँ जा रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, और कहाँ पे जाके मिल रही है आखिर में, गंगा नदी तंत्र में, है ना। इसमें ये वाली नर्मदा और तापी, ये दोनों किधर जा रही है, पूर्व से पश्चिम, और एक माही, 3 नदियां, ये माही, नर्मदा और तापी, और तीनों अपना ड्रेनेज सिस्टम बनाती है, तीनों का अपना अपवाह तंत्र है, ये किसी नदी में जाके नहीं मिलती है, सीधे जाके अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक, और इन तीनों नदियों की और क्या विशेषता है कि ये एस्चुरी बनाती है ना, ये वो नहीं बनाती है ना, डेल्टा नहीं बनाती। इसके बाद में हमारे यहाँ पे कितने, गंगा नदी तंत्र, नर्मदा, तापी, माही और गोदावरी, और गोदावरी नदी तंत्र का कौन सा भाग, वेनगंगा, वेनगंगा जो नदी तंत्र है वो गोदावरी नदी तंत्र का भाग है ना, ये सारा। अब इसके बाद में ये सारी चीज आपको समझ में आई जितनी अपन ने देखी, है ना। अब इसके बाद में जो हमको विशेषता और देखनी है इसकी, तो और क्या विशेषता है कि ये नहर सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है ना, मध्य प्रदेश की नदियां नहर सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन इसके लिए केन बेतवा लिंक, है ना, और शिप्रा नर्मदा लिंक, इस तरह की परियोजनाएं हम चला रहे हैं, तो भविष्य में हम इसको जो है वो कर सकते हैं, ये हमारे पास में कुछ संभावनाएं बनती है ना, नदियों की उपस्थिति के कारण।
अब प्रायद्वीपीय नदियों की मेरे को लगता है 5 नंबर में या फिर 11 नंबर में आपको प्रश्न बनता है, तो आपको जितनी प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं जितनी अभी मैंने बताई इतना आप लिख देंगे, इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे, डायग्राम बना देंगे तो आपका काम हो जाएगा। और क्या विशेषताएं प्रायद्वीपीय नदियों की? माही नदी वो 2 बार करते हो। जब हम नदी नदी पढ़ने जाएंगे ना तो फिर उनकी विशेषताएं पढ़ लेंगे। अभी पूरे नदी तंत्र की विशेषताएं हम देख रहे हैं। तो पूरे नदी तंत्र की विशेषताओं में हमने क्या क्या देखा? एक तो ये नॉन पेरेनियल है ना, 12 नहीं है। दूसरा यहाँ पे हिमालयन प्लस पेनिनसुलर, दोनों। पेनिनसुलर में कौन सी? नर्मदा, तापी, माही है ना, वेनगंगा, ये 4 पेनिनसुलर। ये हिमालयन जो है, इसमें आप बाकी सारे उदाहरण जो है वो हिमालयन में लिख देना। मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग किधर से? वेस्ट टू ईस्ट एक्सेप्ट नर्मदा, माही, तापी। नर्मदा और माही दोनों फ्लोइंग थ्रू रिफ्ट वैली है ना। इसके बाद में डिफाइंड पाथ प्लस मेच्योर्ड स्टेज प्लस ओल्डर देन हिमालयन रिवर सिस्टम है ना। 4 5वां क्या? हाँ, ये जब निश्चित दिशा हम लिखेंगे तो इसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे, अगले ही लाइन लिख देंगे कि इसके कारण यहाँ पे फ्लड्स नहीं आते हैं ना। इसके बाद में और जब मेच्योर स्टेज लिखेंगे आप, मेच्योर स्टेज में है तो इसका मतलब है कि एक तो ये निश्चित दिशा में बहती है, 2 कि ये अपना आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, बेस लेवल जो है इसका वो प्राप्त कर चुकी है, इसका मतलब है ये गाद नहीं बहा के ले जाती है अपने साथ है ना। तीसरा यू आकार की घाटियां वहां बनती है, यू शेप वैलीज आपको वहां पे मिलेगी। तो आप जब मेच्योर स्टेज लिखेंगे तो उसमें आपको ये 2-3 चीजें उसमें लिख देनी है ना, कि एक आधार तल पे बह रही है, बेस इसका मिल गया इनको, इस कारण से इरोजन जो है वो नहीं करती, और इसके बाद यू शेप्ड वैलीज बनाती है और बाढ़ नहीं लेके आती है ना। क्या फ्लड नहीं है यहाँ पे है ना। ये तो ये इसकी विशेषता है। एक और अगली विशेषता और क्या है कि यहाँ पे हाँ केनाल इरिगेशन पॉसिबल नहीं है। तो वो क्यों नहीं है कि ये हाँ मध्य प्रदेश में जो टोपोग्राफी है उसके कारण है ना, ये केनाल इरिगेशन के लिए टोपो क्या क्या है। अब उसमें जब केनाल इरिगेशन की हम बात करें तो केनाल इरिगेशन क्यों दिक्कत देता है, तो एक तो क्या है कि ये नॉन पेरेनियल है ना, नॉन पेरेनियल है। उसके कारण क्या है, पानी अगर पूरा साल रहा ही नहीं तो आप कैसे जो है केनाल में पहुंचाएंगे भी, एक तो ये। दूसरा अनइवन टोपोग्राफी, और ये अनइवन जो टोपोग्राफी है इसका हमने तोड़ निकाला है कैसे? लिफ्ट इरिगेशन से। भारत की सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा है? कालेश्वरम तेलंगाना का कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट सबसे बड़ा है ना। तो ये 5 विशेषताएं इसकी, और 1-2 डायग्राम बना देंगे तो 11 नंबर का भी हो जाएगा। 5 मार्कर लिखना है तो उसमें ये 5 विशेषताएं बिना एक्सप्लेन किए लिख देना। 5 मार्कर में आपको एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं, आपका पेपर छूट जाएगा है ना। और ये बात मान के चलनी है हमेशा कि जो सामने वाला कॉपी चेक करने वाला है ना वो पढ़ा लिखा है। 5 मार्कर में पढ़ा लिखा मतलब कि जैसे हम जो बात लिख रहे हैं ना वो उसको समझ में आ जाएगी, अच्छा मैंने ये लिखा है तो वो समझ में आ जाएगी। नहीं तो आप इतने पूरा टाइम निकल जाएगा, वो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ये 5-6 विशेषताएं इसकी।
ये और ये वाला जो डायग्राम है दोनों, है ना, तो दोनों में ये है कि अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आता है तो ये है कि आपको दोनों डायग्राम्स या फिर इस तरह से समझाना है कि उनको समझ में आ जाए कि नदी तंत्र और ये दोनों एक दूसरे से जो टोपोग्राफी है ये दोनों इतने ज़्यादा मैच करती है कि आपको जो मतलब जो भी बात समझानी है तो वो उसको समझ में आ जाए। दोनों डायग्राम बनाने, ऐसा नहीं एक डायग्राम, ये और दोनों डायग्राम में ये बात है सिमिलरिटी रखनी है। ऐसा नहीं हो कि इसमें जो है चंबल जो है वो कहीं और बना दिया, नीचे चंबल कहीं और चल रहा है ना, दोनों में सिमिलरिटी रखनी है। तो ये वाला जो हम इसका जो वो थियोरेटिकल वाला जो पार्ट था वो तो सारा हमने देख लिया। अब इसका क्या बचता है, जो पूरा इंफॉर्मेशन वाला है फैक्चुअल, तो एक एक नदी तंत्र उसमें फिर हमको पढ़ना पड़ेगा कौन सा, जैसे नर्मदा है, चंबल है, ये पहले बड़े बड़े फिर छोटे छोटे, इस पे जो सिंचाई परियोजनाएं बनी है, जो बांध बने हैं, ये सब है ना। तो ये अब हम कल कर लेंगे। अभी आपकी एनसीईआरटी वाली जो क्लास लगेगी वो लगेगी इसके बाद में, है ना। तो आज वाली जो क्लास हुई है इससे जो क्वेश्चन बने हैं वो दोनों ज्योग्राफी से भी बने हैं, है ना। उसमें ये हो सकता है कि हमको लगे ये ज्योग्राफी का प्रश्न है ना। अच्छा, एक चीज और रह गई, ड्रेनेज सिस्टम कितने टाइप के होते हैं आपको पता है? ड्रेनेज सिस्टम के प्रकार आप लिख लो, है ना। तो ड्रेनेज सिस्टम 4 प्रकार के आपको ड्रेनेज सिस्टम मिलेंगे, है ना। एक तो मिलेगा कौन सा, डेंड्रिक, इसको क्या बोलते हैं, वृक्षाकार। दूसरा मिलेगा आपको अरी, रेडियल। इसके अलावा एक सेंट्रीफ्यूगल होता है और एक और होता है कौन सा, जो जालीनुमा होता है, ग्रिड शेप। हमको वो दोनों पे ध्यान नहीं देना है कौन सा है, एक तो बाकी दो जो मैंने बोले, एक तो सेंट्रीफ्यूगल और एक जो है वो ग्रिड, वो दोनों पे। ये दोनों इसलिए ध्यान देना है कि हमारा जो हम जब देखते हैं इसको मैप को, तो मध्य प्रदेश जो है वहां पे ये दोनों मिलते हैं। अब इसमें जो ये वाला है आपका, जहां से नर्मदा निकल रही है, ये नर्मदा वाला, यहाँ पे कौन कौन सी नर्मदा यहाँ से इधर जा रही है, सोन इधर जा रही है और जोहिला जा रही है, तीन नदियां। तो ये वाली कौन सी है, रेडियल है ना। और इसके अलावा ये जो बन रहा है ये वाला, ये पेड़ की शाखाओं जैसा दिख रहा है आपको, तो वो वृक्षाकार या डेंड्रिक जो बोलते हैं वो पेड़ की शाखाओं की तरह है। तो मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र के 2 प्रकार आपको मिलते हैं, एक तो रेडियल और दूसरा डेंड्रिक, है ना। तो अगर आपको अपवाह तंत्र के प्रकार लिखने, भले ही ज्योग्राफी में लिखने हो, लेकिन ये दोनों जो है हमको लिखने, इसके बाद में बाकी 2 ग्रिड और वो आप सेंट्रीफ्यूगल भी हमारे यहाँ पे मिलता है। वो ये लूनी वाला है कि ये यहाँ पे एक सांबर झील है, वो सांबर झील में 2-3 नदियाँ आके गिर रही है मान लो, तो उसको फिर हम जो है क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, कि वो 2-3 नदियाँ एक जगह जाके मिले। और जो ग्रिड है उसमें क्या होता है, वो जाली नुमा बनता है इस तरह से, ये इस तरह से पैटर्न बनता है। तो वो वाला पैटर्न हमारे यहाँ पे मिलता नहीं है ना। इंडिया के अंदर रेयर है ये पैटर्न। इंडिया के अंदर 3 तरह के पैटर्न मिलते हैं, जिसमें से 2 मध्य प्रदेश के अंदर आपको मिलते हैं, ठीक। तो आपको अगर उदाहरण लिखने हैं तो मध्य प्रदेश को इसी तरह से हमको यूज करना है, कि इसमें ज्योग्राफी में भी, ज्योग्राफी मध्य प्रदेश में काम आएगी, मध्य प्रदेश ज्योग्राफी में काम आएगा। तो ये इसके जो 4 प्रकार है, 4 में से 2, है ना। अब ये सारे आप डायग्राम बना के अपने इसमें कॉपी के अंदर रख लेना, ताकि आपको जब नोट्स बनाने हो तब। और बाकी मैं जो दूंगा इसमें जो है PDF आपको दूंगा, उसमें ये है कि वो तो आपको सारा मिल जाएगा कि अच्छा ये चित्र बनाऊंगा, लेकिन वो समझने के लिए आपको वो सब काम आएंगे। जैसे अब विशेषताएं उसमें लिख के दूंगा, विशेषताएं जो है वो अभी मैंने जैसे आपको लिखवा दी है ना। अब ये जो हरी वरी है, ये सब डायग्राम्स जो है ये सब आपको अपने से बनाने पड़ेंगे, है ना, नोट्स के अंदर। वो फिर उसमें अगर बनती कोशिश तो जितना ज़्यादा हो सकेगा उसके अंदर में दे दूंगा कि आपको डायग्राम बनाने में और वो सब दिक्कतें बाद में नहीं आए, है ना। तो ये आज जो जितना थियोरेटिकल पार्ट है वो कर लिया। कल अपन इसका जो है लिखेंगे क्या क्या जो है आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, या मेंस में आएंगे तो आप जैसे नर्मदा नदी तंत्र आया तो उसमें आप क्या क्या लिखेंगे, है ना।